जनन तंत्र क्या है और कौन कौन से ऑर्गन है जो नर जनन तंत्र में सहायक होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग डायग्राम देख लीजिए कि मानव नर जनन तंत्र क्या होते हैं, मानव नर जनन तंत्र कहाँ पाए जाते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि हमारा जो मानव नर जनन तंत्र हैं वह पेट के नीचे श्रोणि क्षेत्र या पेल्विक एरिया में पाए जाते हैं। और मानव जनन तंत्र का सबसे जो प्रमुख भाग होता है वृषण, सबसे जो प्रमुख भाग होते हैं मानव जनन तंत्र का वृषण। ठीक है, क्योंकि वृषण में ही नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, और जब शुक्राणु और मादा अंडाणु का जब संयोजन होता है तो नए जीव का निर्माण होता है। तो सबसे प्रमुख जो जनन अंग हो गया क्या हो गया, वृषण। और वृषण के बाहर एक आवरण होता है जो ढीली त्वचा से ढका होता है वृषण, उसको बोलते हैं वृषण कोश। ठीक है, वृषण के बाहर जो शुक्राणु जो बनने के बाद क्या होता है, अधिवृषण में आते हैं और अधिवृषण में आके शुक्राणु क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं। जब यहाँ पे शुक्राणु परिपक्व हो जाते हैं तो फिर यहाँ से एक नली है शुक्रवाहिनी नली, इस नली से निकल के यहाँ पे आके रहते हैं कहाँ पे, शुक्राशय में जमा रहते हैं। ठीक है, और शुक्राशय जो आगे स्खलन नली में खुलते हैं, जब कि पुरुष किसी के महिला के साथ संबंध बनाते हैं तो यहाँ से स्खलन नली होकर शुक्राणु इस नली के माध्यम से निकलते हैं। ठीक है, और निकलने के जब निकलते हैं तो यहाँ एक प्रोस्टेट ग्रंथि है, इस ग्रंथि से कुछ चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है जो शुक्राणु के साथ मिलके बीज का निर्माण करता है जिसको सीमेन कहते हैं। और यह सीमेन के रूप में ही मूत्र जनन नली के द्वारा शिशन के द्वारा मादा के योनि में छोड़े जाते हैं। तो एक आप लोगों को मैं संक्षेप में डायग्राम के साथ बता दिया हूँ, फिर मैं आप इसके लिए पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। यदि आधा देखते हैं तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ आपका छूट जाएगा और यह टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, जानकारी के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है और एग्जाम में तो आते ही क्वेश्चन है, इसलिए इसमें मैं पूरा गहरी जानकारी के साथ लेकर आया हूँ ताकि किसी प्रकार का आपका क्वेश्चन छूटे ना। तो आप लोग यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और किसी प्रकार का टॉपिक में समस्या हो डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मेल जनन तंत्र। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि मेल जनन तंत्र में क्या है, मनुष्य एक लिंगी प्राणी है। मनुष्य कैसा है, एक लिंगी प्राणी है। ठीक है, अर्थात नर एवं मादा जनन तंत्र अलग अलग शरीर में या बेष्टि में पाए जाते हैं। मतलब मनुष्य एक लिंगी प्राणी है, या तो मनुष्य नर है या तो मादा है, दोनों के जनन तंत्र जो है अलग अलग होते हैं, अलग अलग जीवों में या अलग अलग शरीर में पाए जाते हैं। नर जनन तंत्र को वृषण तथा उससे जुड़े सहायक ग्रंथियां पाई जाती है। मतलब नर जनन तंत्र बताया कि सबसे जो प्रमुख अंग है वृषण है और वृषण से ही जुड़े कई सहायक ग्रंथियां होते हैं जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों में सहायक होते हैं। मानवों में नर जनन अंग जो है श्रोणि क्षेत्र या पेल्विक एरिया में स्थित होते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मानवों में जो जनन अंग होते हैं कहाँ होते हैं, तो पेल्विक एरिया यानी कह सकते हैं दोनों जांघों के बीच। ठीक है, और पेट के नीचे जो श्रोणि क्षेत्र है वहाँ पे यह पाए जाते हैं। ठीक है, अब नर जनन तंत्र जो है दो प्रकार का होता है। नर जनन तंत्र दो प्रकार का होता है, पहला प्राथमिक जनन अंग, दूसरा द्वितीय जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग कौन से हो गए, वृषण। प्राथमिक जनन अंग कौन से हो गए, वृषण। ठीक है, क्योंकि यह वृषण जो है प्राथमिक जगह है, क्योंकि इस जनन क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है वृषण का ही होता है, इसलिए वृषण को प्राथमिक जनन कहते हैं। और द्वितीय जनन वे सभी अंग जो जनन क्रिया में सहायक होते हैं तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का निर्माण करते हैं। द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहने का मतलब हो गया जैसे मनुष्य जब किशोरावस्था से पार करते हैं, वयस्क अवस्था में आते हैं या किशोरावस्था में बहुत सारे जो चेंजेज होते हैं तो उनके शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं, जैसे मूछ दाढ़ी का विकास होना, कंधे का चौड़ा होना, सीने पर बाल होना। ठीक है, तो और शुक्राणु का निर्माण होना, तो ये सब जो है द्वितीयक लैंगिक लक्षण का निर्धारण होता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण के द्वारा ही होते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि वृषण जो है प्राथमिक जनन अंग है, इसका क्या काम है, इनमें क्या क्या क्रियाएं होती है। ठीक है, अब देखिए वृषण, पता है कि वृषण क्या है, प्राथमिक जनन अंग है नर का, यह पुरुष का प्रमुख जनन अंग है। वृषण क्या है, पुरुष का प्रमुख जनन अंग है। प्रत्येक नर में एक जोड़ा अंडाकार वृषण होता है। अब पूछेगा वृषण का आकार कैसा होता है, तो अंडाकार होते हैं। और कितने वृषण पाए जाते हैं, एक जोड़ा। एक जोड़ा मतलब दो पाए जाते हैं। प्रत्येक नर में वृषण जो है दो होते हैं जो नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण करता है। अब देखिए वृषण का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है नर युग्मक जो शुक्राणु है उस शुक्राणु का निर्माण करता है। अब वृषण कहाँ स्थित होते हैं, तो वृषण जो है वृषण कोश
में उदरीय गुहा के बाहर दोनों जांघों के बीच स्थित होता है। उदरीय गुहा कह सकते हैं, पेट के जो निचले भाग होते हैं उसको उदरीय गुहा कहा जाता है, और उदरीय गुहा के बाहर दोनों जांघों के बीच स्थित होता है वृषण, ठीक है, जो कि नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण करता है। और वृषण कितने होते हैं, एक जोड़ा होता है, अंडाकार होते हैं, ठीक है। और देखिए वृषण का निर्माण जो है भ्रूणीय अवस्था में मेजोडर्म से होता है। देखिए नीट एग्जाम में ये आ चुका है कि वृषण मानव नरों में जो है वृषण का निर्माण जो है किस जनन स्तर से होता है, तो मेजोडर्म में होता है। मेजोडर्म एक जनन स्तर है जो भ्रूण अवस्था में ही क्रिएट होता है, और भ्रूण अवस्था से में ही जो है भ्रूण अवस्था में ही वृषण का निर्माण होता है। तो किस जनन स्तर से, तो मेजोडर्म से, ठीक है। अब वृषण क्या है, तो वृषण जो है 5 सेंटीमीटर लंबा, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 2.3 सेंटीमीटर मोटा होते हैं। 5 सेंटीमीटर लंबा, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा, 2.3 सेंटीमीटर मोटा होते हैं, ठीक है। अब वृषण जो है बाहर से एक ढीली त्वचा से घिरा रहता है जिसे वृषण कोश कहते हैं। अब थोड़ा सा देखिए, अब इसका तापमान शरीर के तापमान से 37 डिग्री से 2 से 3 डिग्री कम होता है। अब देखिए वृषण जो है बाहर से एक ढीली त्वचा से घिरा रहता है जिसे वृषण कोश कहते हैं, और वृषण कोश का जो तापमान है शरीर का तापमान कितना है, नॉर्मल तापमान 37 डिग्री होते हैं, तो उनसे जो है 2 से 3 डिग्री तापमान कम होता है। अब देखिए डायग्राम में देखिए वृषण कहाँ होते हैं, देखिए वृषण देख रहे हैं, ये मनुष्य का पैर है, जांघों के बीच में है, ठीक है, शीशन है, शीशन के बीच में यहाँ देख रहे हैं जनन, ये वृषण है, वृषण कहाँ है, और उसके बाहर एक ढीली त्वचा है जो बताए थे आपको वृषण कोश है। तो वृषण कोश के भीतर क्या होते हैं, वृषण होते हैं, और इसका जो काम है कि शरीर से बाहर होते हैं, कारण कि शरीर का तापमान जो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उनसे जो वृषण का तापमान होता है 2 से 3 डिग्री कम होता है, क्योंकि कम तापमान में ही शुक्राणु का निर्माण होता है। 37 डिग्री तापमान में शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा, और यदि होगा भी तो वह मर जाएंगे, उसका मृत्यु हो जाएगा। इसलिए यह शरीर के बाहर पाए जाते हैं, और उनको शरीर के ताप से 2 से 3 डिग्री कम तापमान की आवश्यकता होता है वृषण के, इसीलिए जो है शरीर में जांघों के बीच लटके हुए होते हैं, ठीक है। तो वृषण कोश के भीतर होते हैं, ठीक है। आगे देखिए वृषण जो है भ्रूणीय परिवर्धन के 7वें माह में उदरीय गुहा से बच्चन नाल होते हुए वृषण कोश में आ जाता है। कहने मतलब हुआ कि जब नर जो है गर्भ अवस्था में होते हैं तो उसी समय जब 7वें माह में होते हैं तो उसके पेट से बाहर आ गया, बच्चन नाल के द्वारा जुड़े रहते हैं एक, ठीक है, और वह बाहर आ जाते हैं जो कि दोनों जांघों के बीच आ जाते हैं, जिसको वृषण कोश कहते हैं, ठीक है। कई बार देखोगे ठंडियों के दिन में यह जो है चिपक जाते हैं। चिपकने का मतलब क्या है, ठंडी में जो है तापमान कम होने के कारण या शरीर में तापमान से चिपक जाते हैं ताकि इसको अधिक मात्रा में ऊर्जा या गर्मी चाहिए, इसलिए जो है, लेकिन गर्मियों में यह लटक जाता है क्योंकि गर्मी में शरीर का तापमान ज़्यादा होता है, इसलिए बाहर आ जाते हैं, क्योंकि इसको शुक्राणु के निर्माण के लिए कम तापमान चाहिए, 2 से 3 डिग्री। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि शरीर के ताप से वृषण का ताप कितना कम होते हैं, 2 से 3 डिग्री ताप कम होते हैं, ठीक है। तो आप लोग यदि हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि हमारा कोई भी वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिल जाए। किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वीडियो जो है पूरा देखिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप स्किप करके देखते हैं तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट टर्म छूट जाएगा और उससे आपका परीक्षा में भी क्वेश्चन छूट सकते हैं, इसलिए वीडियो को हमेशा पूरा देखिए। अब आगे देखिए कि वृषण जो है 3 जनन स्तर से घिरा होता है। वृषण जो है 3 स्तरों का से घिरा होता है। एक स्तर का नाम है ट्यूनिका वेजाइनलिस, दूसरा जो है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और तीसरा जो स्तर है ट्यूनिका वैस्कुलोसा। मतलब वृषण जो है बाहर से 3 स्तरों से घिरा होता है। अब देखिए आप इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ठीक है, ये डायग्राम आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, ठीक है, देख रहे हैं। अब देखिए ये एक वृषण का है, बाकी हम पार्ट को नहीं बनाए, वृषण है। तो वृषण के बताया कि 3 स्तरों का बना होता है। एक बताया ट्यूनिका वेजाइनलिस का, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और तीसरा हो गया ट्यूनिका वैस्कुलोसा। ये 3 जनन स्तर हैं। अभी जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो बीच वाला है, यह जनन स्तर क्या होता है, आगे कई खंडों का निर्माण करते हैं, कई खंडों का या कोष्ठों का निर्माण करते हैं, जिसको बोलते हैं शुक्रजनक नलिका। देख रहे हैं इसमें कई शुक्रजनक नलिका है। एक वृषण में लगभग जो है 250 शुक्रजनक नलिका होते हैं। कितने नलिका होते हैं, ठीक है। अब मतलब कोष्ठ कितने होते हैं, एक वृषण कोष्ठ में कितने होते हैं, वृषण 250 वृषण कोष्ठ होते हैं, और प्रत्येक कोष्ठ में 2 से 3 नलिका पाए जाते हैं। तो इस तरह से एक वृषण में लगभग 750 शुक्रजनक नलिका होते हैं, ठीक है। इस ये वृषण का है डायग्राम। वही चीज़ यहाँ देखिए आगे कि प्रत्येक वृषण संयोजी ऊतक का बना एक आवरण से घिरा रहता है, जिसे ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। अभी हम आपको बताया वृषण जो है, देखिए ये लाइन देख रहे होंगे आप,
तो ब्रिसन क्या है, एक बाहर से एक ढीली त्वचा से घिरा आवरण है, ठीक है, जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। तो इस उत्तक से यह क्या होते हैं, घिरा रहता है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया अंदर कई खंडों का निर्माण करता है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया अंदर कई खंडों का निर्माण करता है। यहाँ पे देख रहे हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है कई कोष्ठ का निर्माण किया है। यहाँ पे 3-4 को हम डायग्राम बना, लेकिन इस तरह से ब्रिसन में कितने कोष्ठ होते हैं, लगभग 250 कोष्ठ होते हैं, और प्रत्येक कोष्ठ के भीतर 2 से 3 सुखजनक नलिका होते हैं। तो कुल मिलाकर अगर 250 कोष्ठ हो रहे हैं तो 250 में 3 होते हैं, तो कितना सुखजनक नलिका की संख्या कितना हो गया, 750 सुखजनक नलिका पाए जाते हैं एक ब्रिसन में। ठीक है, वही आगे देखिए कि प्रत्येक खंड में 2-3 कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है। इन नलिकाओं को सुखजनक नलिका कहते हैं। ठीक है, सुखजनक नलिका ब्रिसन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया इसमें, जो कहेगा कि ब्रिसन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सा हो जाएगा, तो शुक्रजनक नलिका हो जाएगा। अब शुक्रजनक नलिका 2 प्रकार की कोशिकाएं बनाती है। शुक्रजनक नलिका कितने प्रकार की कोशिका बनाती है, एक को बोलते हैं शुक्रजनक कोशिका, दूसरा सर्टोली कोशिका। शुक्रजनक नलिका 2 प्रकार की कोशिका। शुक्रजनक नलिका है कहाँ पे है, आपको बता देता हूँ। देखिए जो कोष्ठ है, कोष्ठक के भीतर 2 से 3 नलिका है, उसको शुक्रजनक नलिका कहते हैं। और यह शुक्रजनक नलिका 2 प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करता है। ठीक है, यह कोशिका क्या है, पहला शुक्रजनक कोशिका है, दूसरा सर्टोली कोशिका है। अब ये दोनों कोशिका का क्या काम है, आप देखिए आगे डिटेल से मिल जाएगा आपको। शुक्रजनक कोशिका शुक्राणु को निर्माण करती है। शुक्रजनक कोशिका किसका निर्माण करती है, शुक्राणु का निर्माण करती है। और सर्टोली कोशिका शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। एक जो है शुक्राणु के निर्माण में मदद करता है, दूसरा उसको भोजन देने का काम करता है, पोषण देने का काम करता है। इसलिए दोनों नलिका क्या है, शुक्रजनक नलिका दोनों महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब जैसे अब शुक्रजनक कोशिका के बीच बीच में देखिए, शुक्रजनक जो कोशिका हैं उनके बीच बीच में एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है, जिसे लाइडिंग कोशिका कहते हैं। शुक्रजनक कोशिका के बीच बीच में एक प्रकार की कोशिका पाई जाती है, जिसे लाइडिंग कोशिका कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक शुक्रजनक नलिका का यह नामांकित चित्र है, जो कि अनुप्रस्थ काट के द्वारा उसको दर्शाया गया। मान लीजिए एक नली है, इसको ऊपर से काटेंगे तो इस तरह की रचना दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से नली को दिखाने के बाद क्या है, ये जो दिखाई दे रहा है क्या हो गया आपका, ये हो गया सर्टोली कोशिका। इस तरह की जो रचना है सर्टोली कोशिका है। ठीक है, इस सर्टोली के और इसके बीच बीच में जो बिंदु दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या हुआ, शुक्रजनक कोशिका हुआ। क्या हुआ, शुक्रजनक कोशिका। तो सर्टोली कोशिका क्या करती है, जो शुक्राणु निर्माण करते हैं उसका पोषण होता है। शुक्रजनक कोशिका क्या करता है, शुक्राणु बनाते हैं। तो शुक्रजनक कोशिका जो शुक्राणु बनाते हैं और सर्टोली कोशिका उसको क्या करता है, भोजन देता है। लेकिन इन कोशिकाओं के बीच में एक प्रकार की कोशिका है, जिसको हम बोलते हैं लाइडिंग कोशिका। ठीक है, अब लाइडिंग कोशिका क्या करती है, तो लाइडिंग कोशिका जो है नर हार्मोन है, वह हार्मोन को स्रावित करता है, जिससे शुक्राणु निर्माण में सहायक होते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको समझ में आ जाएगा। आपको देखिए शुक्रजनक कोशिका के बीच बीच में एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है, जिसे लाइडिंग कोशिका होता है। यहाँ डायग्राम आप देख रहे हैं कि शुक्रजनक कोशिका है, इसके बीच में कुछ कोशिका पाई जा रही है, जिसको बोलते हैं लाइडिंग कोशिका। और लाइडिंग कोशिका नर लिंग हार्मोन एंड्रोजन स्रावित करता है। यह कोशिका क्या करते हैं, नर लिंग हार्मोन एंड्रोजन स्रावित करता है, जो शुक्राणु जनन को नियंत्रित करता है। मतलब यह शुक्राणु के निर्माण में प्रेरित करता है, शुक्राणु को सहायक है निर्माण में, शुक्राणु को बनाने में यह हेल्प करता है। अब सभी शुक्रजनक नलिकाएं ब्रिसन जालक में खुलती है। अब देखिए आपको ये डायग्राम फिर देखिए आपको, अब यहाँ बताया कि शुक्रजनक नलिका कितने होते हैं ब्रिसन में, लगभग 250 होते हैं। तो सभी जो शुक्रजनक नलिका क्या होते हैं, एक आगे कोष्ठक में आके खुलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रिसन जालक। इस तरह रचना दिख रही है, इसको बोलते हैं, सभी का क्या है, कोष्ठ इधर है, एक ब्रिसन जालक में आग खुलती है। तो ब्रिसन जालक की संख्या कितना होता है, 15 से 20 ब्रिसन जालक नलिका होते हैं। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, सभी शुक्रजनक नलिका ब्रिसन जालक में आके खुलती है। और ब्रिसन जालक से कम 15 से 20 नलिकाएं निकलती है, जिसे शुक्र अपवाहिका कहते हैं। ठीक है, जिसे शुक्र अपवाहिका। देखिए यहाँ से लगभग 15 से 20 नलिका निकल रहा है, कहाँ, इधर बाहर निकल रहा है। बाहर निकल रहा है किसमें, तो अधिब्रिसन में। ये जो डायग्राम है आपका क्या है, यहाँ टोटल अधिब्रिसन है। तो शुक्रजनक नलिका या शुक्र जालक ब्रिसन जालक से 15 से 20 नलिका बाहर निकलती है, जिसको क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है शुक्र अपवाहिका कहते हैं। तो यहाँ से जो नली निकलता है इसको क्या बोलते हैं, शुक्र वाहिनिकाएं या शुक्र अपवाहिकाएं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है
किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट में करके बताइए। मैं आपको पूरी गहरी जानकारी के साथ लाया ताकि किसी प्रकार का एग्जाम हो, यहाँ तक कि बीपीएससी का भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो भी इस चैप्टर से यदि क्वेश्चन पूछ दिया तो आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इसलिए हमारा वीडियो को पूरा जरूर से जरूर देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे देखिए, समझ में आ रहा है? तो वृषण जालक से कम 15 से 20 नलिकाएं निकलती है जिन्हें शुक्र अपवाहिका कहते हैं, जिन्हें शुक्र अपवाहिका कहते हैं। आगे देखिए, अब देखिए इतना जो हम बता रहे थे सारे जो है वृषण के पॉइंट में थे, वृषण और वृषण कोश जो था उससे रिलेटेड थे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे देखिए है कि अधिवृषण, अधिवृषण बताया आपको, यहाँ पे देख रहे डायग्राम, ये टोटल जो था वृषण था, वृषण के बताया 3 स्तर से बना हुआ था और इसमें से 15 से 20 जो है शुक्र अपवाहिका नलिका निकलती है। आगे निकलती कहाँ? तो अधिवृषण में निकलती है। तो अधिवृषण क्या करता है ये अब इसके बारे में देखिए। शुक्र अपवाहिका नलिका आपस में जुड़कर कुंडलित नली का निर्माण करता है जिसे अधिवृषण कहते हैं। अभी बताया आपको कि यहाँ से 15 से 20 जो है शुक्र वृषण जालक निकलती है जो शुक्र अपवाहिका धनी का निर्माण करता है। यहाँ पे शुक्र अपवाहिका या शुक्र वाहिनिका निर्माण करता है और इस सभी नली आके एक जालक में जुड़ जाती है, आगे जुड़ जाती है, जिसको बोलते हैं अधिवृषण। ठीक है, अधिवृषण कहते हैं। शुक्र अपवाहिका नलिका आपस में जुड़कर कुंडलित नली का निर्माण करती है जिसे अधिवृषण कहते हैं और अधिवृषण की लंबाई लगभग 6 मीटर होती है। ठीक है, जो घोड़े के नाल के आकार है। घोड़ा का नाल कैसा होता है? देखिए ऐसा होता है, घोड़े के नाल होता है ना, आप लोग देखे होंगे। ठीक है, तो घोड़े के नाल के जैसा रचना इसमें भी बन जाता है। तो इस तरह से इधर वृषण निकला, इस तरह से निकला, तो अब देखिए नाल जैसी रचना बना, तो इधर से वृषण आया, इधर से नली निकला, ये सब निकल गया। अब अधिवृषण में तो जो घोड़े के नाल की जैसी रचना निर्माण करता है, इसकी लंबाई कितना हो गया? तो 6 मीटर हो गया। ठीक है, यह शुक्राणुओं को अस्थायी संग्रह करता है। अब देखिए वृषण के भीतर कहाँ बनते हैं शुक्राणु? शुक्रजनक नलिका बनते हैं। यहाँ सब शुक्रजनक नलिका में शुक्राणु बनते हैं हार्मोन की सहायता से, कोशिका की सहायता से। तो यहाँ से निकल के कहाँ आते हैं? ये जो अधिवृषण है यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे कुछ समय तक रहते हैं, कुछ परिपक्व भी होते हैं, वो अस्थायी रूप से यहाँ पे जमा रहते हैं। ठीक है, और अधिवृषण देखिए 3 पार्ट में हम बांटे हुए हैं। एक निचला वाला पार्ट इसका बनता है कोंडा अधिवृषण, बीच वाला भाग जो कहलाता है कॉर्पस अधिवृषण और ऊपर का भाग जो है कैपुट अधिवृषण कहते हैं। यहाँ भी हम लिखे हुए हैं कि यह 3 भागों में बटे होते हैं। मतलब वृषण अधिवृषण जो है 3 भागों में बटे होते हैं। पहला कैपुट एपिडाइडिमिस, दूसरा कॉर्पस एपिडाइडिमिस और तीसरा जो है कोंडा एपिडाइडिमिस। इस तरह से अधिवृषण जो है 3 भागों में बटे होते हैं। ठीक है, और अधिवृषण आगे देखिए, अधिवृषण के कोंडा भाग से एक नली निकलती है जिसे शुक्रवाहिनी नली कहते हैं। इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर है। अब आपको बताए थे कि शुक्रवाहिनी, देखिए अधिवृषण, ये अधिवृषण हुआ, अधिवृषण के कोंडा भाग कहाँ? नीचे है और यहाँ से एक नली निकलती है और यह नली निकल के कहाँ जाती है? शुक्राशय में जाती है, जहाँ पे शुक्राणु का जमा होते हैं। ठीक है, तो अधिवृषण के कोंडा भाग से जो है एक नली निकलती है और उस नली को क्या बोलते हैं? शुक्रवाहिनी नली बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। और शुक्रवाहिनी नली की लंबाई कितना? जैसे यहाँ पे देखिए अधिवृषण है, अधिवृषण के नीचे वाला भाग यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, अधिवृषण ये बना है, इससे नीचे भाग से एक नली निकला हुआ है, इस तरह से निकला हुआ है और यहाँ पे शुक्राशय से आकर जुड़ा हुआ है। तो यह नली क्या कहलाता है? शुक्रवाहिनी कहलाता है और इसकी लंबाई कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखिए, तो शुक्रवाहिनी नली अधिवृषण से शुक्राणुओं को शुक्राशय। अब इस नली का क्या काम है? जो वृषण के भीतर शुक्राणु निर्मित हुए थे वह अधिवृषण में आए थे और अधिवृषण से यह शुक्राणु को ले जाता है और शुक्राशय तक लाता है। मतलब इस नली के काम है अधिवृषण से शुक्राशय तक वृषण को, शुक्राणुओं को ले जाना। ठीक है, अब शुक्रवाहिनी नली आगे जाकर स्खलन नली में खुलते हैं। यहाँ देखिए शुक्राशय आके जमा है, यहाँ पे शुक्राणु यहाँ जमा थे और यह नली क्या होती है? इसको बोलते हैं स्खलन नली। इस नली को क्या बोला जाता है? स्खलन नली। तो स्खलन नली के द्वारे से या बाहर निकलते हैं या इजैकुलेट नली भी बोलते हैं। स्खलन नली पुरस्थ ग्रंथि में प्रवेश कर जाती है। यहाँ पे देखिए पुरस्थ ग्रंथि है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, यहाँ पे पुरस्थ ग्रंथि में क्या करता है? प्रवेश करता है। और आपको मैं शुरू में बता चुका हूँ कि पुरस्थ ग्रंथि क्या करता है? स्खलन नली पुरस्थ ग्रंथि में प्रवेश कर जाती है।
कर मूत्राशय के मूत्र मार्ग में प्रवेश करती है। यहाँ देखिए, यहाँ से आया फिर यहाँ से मूत्राशय वाला भाग आ गया, मूत्र मार्ग के होते बाहर निकलेगा। और यहाँ निकलने के पहले यहाँ क्या होता है, पुरस्थ ग्रंथि से श्वेत पतला एवं अम्लीय पुरस्थ द्रव स्रावित होता है। पुरस्थ ग्रंथि से श्वेत पतला एवं अम्लीय पुरस्थ द्रव स्रावित होता है, जो शुक्राणु के साथ मिलकर वीर्य का निर्माण करता है। ठीक है, मतलब ये जो पुरस्थ ग्रंथि हैं, इससे कुछ चिपचिपा पदार्थ निकलते हैं और वह पदार्थ निकल के किससे मिल जाते हैं, शुक्राणु से मिल जाते हैं। और शुक्राणु से जब मिल जाते हैं तो यह वीर्य या सीमेन का निर्माण करता है। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे एक पॉइंट देखिए, मूत्र मार्ग नली की लंबाई लगभग 20 सेंटीमीटर होती है, जो शीशन के मूत्र दनन छिद्रता बाहर, मतलब मूत्र मार्ग जो हो गया, मूत्र मार्ग यहाँ से कह सकते हैं, यहाँ से नली की लंबाई कितना होता है, 20 सेंटीमीटर होता है। और जो मूत्र जनन छिद्र के द्वारा क्या होते हैं, बाहर शुक्राणु निकलते हैं, तो इस छिद्र को क्या बोल सकते हैं, मूत्र जनन छिद्र। मूत्र जनन छिद्र के द्वारा क्या होता है, शुक्राणु बाहर निकलते हैं या मादा के योनि में निकलते हैं। ठीक है, आगे देखिए कॉपर ग्रंथि, और यहाँ पे देखिए डायग्राम में ग्रंथि और है कॉपर ग्रंथि। कॉपर ग्रंथि यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, इस ग्रंथि का क्या काम है उसके बारे में देख रहे हैं। कॉपर ग्रंथि से क्षारीय द्रव स्रावित होता है, जो मूत्र के अम्ल से शुक्राणुओं की रक्षा करता है। एक चीज देखिए, अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये जो है मूत्राशय है, मतलब किडनी से यहाँ से फिल्टर के मूत्र इसमें जमा रहते हैं। और पुरुष का जो नर जनन अंग है, इस रास्ते जो पिसीसन है या मूत्र मार्ग है, इस रास्ते से शुक्राणु और मूत्र दोनों त्यागे जाते हैं। तो इसी रास्ते से यदि मूत्र का त्याग किया जाता है तो मूत्र में क्या होते हैं, अम्लीय की मात्रा ज़्यादा होता है। ठीक है, क्षारीय की मात्रा ज़्यादा होता है। तो क्या होते हैं, शुक्राणु यदि उस अम्लीय की मात्रा के कारण क्या होता है, शुक्राणु नष्ट हो सकते हैं। इसलिए नष्ट होने के पहले इससे एक प्रकार का द्रव निकलता है और उस द्रव से नली को क्या करता है, साफ करता है, ताकि शुक्राणु सुरक्षित रह जाए। ठीक है, और मूत्र त्याग के समय जो मूत्र नली में खुजलाहट उत्पन्न होती है, उस नली को भी खुजलाहट को या रस क्या करता है, कम करता है। तो यहाँ पे बताया कॉपर ग्रंथि से क्षारीय द्रव स्रावित होता है, जो मूत्र के अम्ल से शुक्राणुओं की रक्षा करता है एवं मूत्र त्याग के समय मूत्र नली में उत्पन्न खुजलाहट को कम करता है। दोनों काम है किसका, तो जो कॉपर ग्रंथि और प्रोस्टेट ग्रंथि दोनों बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथि है, दोनों अपना अपना जगह पे इंपॉर्टेंट है। तो पुरुष ग्रंथि क्या करता है, बीज का निर्माण करता है, और कॉपर ग्रंथि क्या करता है, शुक्राणुओं को सुरक्षा देता है, क्योंकि जो क्षारीय द्रव स्रावित होता है वह अम्लीयता को नष्ट कर देता है और उससे क्या होता है, शुक्राणु सुरक्षित रह सकते हैं। तो आपको किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बताइए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। अब नेक्स्ट पार्ट है मूत्र जनन तंत्र का शीशन। ठीक है, यह ढीली त्वचा से ढका बेलनाकार रचना है। यह पुरुष का मैथुन अंग है। इसकी सहायता से शुक्राणु को मादा की योनि में पहुंचाया जाता है और शीशन के द्वारा नरों में मूत्र एवं बीज दोनों बाहर निकलते हैं। अब यह डायग्राम देख सकते हैं। ठीक है, यह क्या है, शीशन। अभी बताया कि यहाँ शुक्राणु आते हैं, मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकलते हैं। तो यह पुरुष का मैथुन अंग हुआ, जो कि बेलनाकार रचना होते हैं। इस नली के सहायता से मूत्र और शुक्राणु या वीर्य दोनों बाहर निकलते हैं, या तो बीज को मादा के योनि में पहुंचाया जाता है। तो इसलिए पुरुष का या नरों का यह क्या हुआ, मैथुन अंग हो गया। ठीक है, आगे देखिए कि शीशन के द्वारा नरों में मूत्र एवं बीज दोनों बाहर निकले जाते हैं। एक वयस्क नर में प्रतिदिन लगभग 10 से पावर 12 से 10 पर 13 लगभग कह सकते हैं कि 100 अरब शुक्राणुओं का निर्माण होता है, एक वयस्क नर में प्रतिदिन होता है। तो आपको यदि किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, यदि किसी प्रकार का समस्या है तो बताइए। ठीक है, एक बार मैं फिर आप लोगों को हाईलाइट में बता देता हूँ डायग्राम में। देखिए बताया शुरू में कि मनुष्य में जो है 2 जोड़ा, एक जोड़ा जो है वृषण पाया जाता है। वृषण का काम क्या है, शुक्राणु का निर्माण करना। जब शुक्राणु निर्माण हो जाते हैं शुकजनन नलिका में, तो यहाँ से अधिवृषण में आ जाते हैं। अधिवृषण से जो कोंडा भाग है वहाँ से एक नली निकलती है, इस नली को बोलते हैं शुक्रवाहिनी नली। यह नली का काम है कि अधिवृषण से शुक्राणु को शुक्राशय तक ले आना, और यह शुक्राशय फिर आगे एक इजैकुलेट या पुरस्थ ग्रंथि भी खुलता है, स्खलन खुलते हैं। यहाँ से एक पुरस्थ ग्रंथि है जो कि पुरस्थ द्रव स्रावित करता है, जो शुक्राणु के साथ मिलकर बीज का निर्माण करते हैं। यहाँ पे कॉपर ग्रंथि काम क्या है, जो मूत्र नली के द्वारा जब मूत्र त्याग किया जाता है तो इसकी अम्लीयता को या नष्ट करके शुक्राणु को सुरक्षित रखता है। तो ये आपको संक्षेप में मतलब समझ में आ गया होगा कि नर जनन तंत्र किस प्रकार है और क्या कैसे शुक्राणु का निर्माण करता है। ठीक है, यदि किसी प्रकार का डाउट है तो जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।